So hello everyone. So let us start the class of today's class. And yes, so today's our third class of polity, Constitution of India. And what we discussed in last two classes. Okay. So please join the class fast so that we can start our class. So we can wait 1 to 2 minutes more so that everyone can join the class. Then we'll start our class today. So should we start our class? Yes, sir. Okay, thank you. सो वेल अभी आज हमारा क्या टारगेट है क्लास का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट व्हाट वाज द रीजन दैट व्हाई इंडिया गॉट फ्रीडम एंड व्हाई ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज सो लीनिएंट टू फ्रेम आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इन सेकंड क्लास में फिर हमने डिस्कस किया द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी डिस्कस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, we discussed the 5 to 4 main personalities, main character of the Constituent Assembly, main heroes of the Constituent Assembly, and then we discuss some important points that how Pakistan was created by Muhammad Ali Jinnah, the strategy he made to create Pakistan, and direct action day he planned, and what happened, what about 3 June Yojana that we discussed in our last class, right? So what is our target of today's class? And today we'll discuss exactly the Constitution of India, means the parts of the Constitution of India, preamble, and part 1, part 2, part 3, part 4, and part 4a. What is part 4a? Means fundamental rights, fundamental duties, directive principles of state policies. तो ये हमारा टारगेट होगा आज क्लास का. तो अगर आज आप लोगों ने साथ दिया तो मैं कोशिश करूंगा पार्ट 4a तक आपके साथ डिस्कस करूं आज अपनी क्लास में, करेक्ट? सो मींस पार्ट 1 से लेके पार्ट 4a तक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. ये फर्स्ट 1 to 5 पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, करेक्ट? लेकिन उससे पहले एज यूजुअल जो हमारा टारगेट होता है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, नॉट क्विज, अभी तो वो करेंगे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स पूछ रहा हूँ लास्ट क्लास के. बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ करना इतना है, आपको मेरे को ये बताना है चैट सेक्शन में कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा, yes, correct, right. Read me to everyone. Yes, Redmi, I will share the recording of the class, correct? I already shared in fact the recording of the class. Okay, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, 10 क्वेश्चंस अराउंड ऑफ लास्ट क्लास, करेक्ट? आपको करना क्या है, आपको सिर्फ चैट सेक्शन पे उसका आंसर देना है. और अगर कोई स्टूडेंट चैट सेक्शन पे नॉट विलिंग टू रिप्लाई, तो बस खाली आप अपना इतना इंट्रोस्पेक्शन करना कि जो मैंने पूछा वो आपको क्लिक किया या नहीं किया. ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में आपके साथ ये पॉइंट्स डिस्कस किए ऑलरेडी, राइट? फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि इन हाउ मेनी स्टेट्स मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इट्स गवर्नमेंट व्हेन लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शंस वर हेल्ड? कितने राज्यों में मुस्लिम लीग ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की थी? तो लव्या, देवजोत सिंह, वैभवी, एंड सुरभि, रिया शर्मा, एंड यस वेटिंग, दर्पित, जानवी, ऑल स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं कि सर 3 स्टेट्स में. वेरी गुड, बिल्कुल आंसर सही है आपका. और इन स्टेट्स के नाम अगर आप मेरे को चैट सेक्शन पे जस्ट इनिशियल अगर आप मेंशन करते हैं कि वो 3 स्टेट्स कौन से थे, मुस्कान, क्षितिज, तो मुझे और अच्छा लगेगा. एंड आई कैन बिलीव दैट यू ऑल रिवाइज ऑल दोस 2 क्लासेस व्हिच वी डिस्कस्ड. तो कश्मीर, पंजाब एंड सिंध. कश्मीर था क्या उस समय, पता नहीं, शायद वैभवी ने बोला है, लेकिन भूमि गुप्ता ने बोला सिंध, दरपीत ने बोला पंजाब. पंजाब एंड सिंध तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सिंध एंड पंजाब, साक्षी शर्मा ने बोला सिंध एंड पंजाब. तो 2 स्टेट्स तो बिल्कुल ठीक आप लोग आंसर दे रहे हो एवरीवन, एंड वेरी गुड. एक स्टूडेंट ने बोला है सर बंगाल, और भूमि खन्ना ने बिल्कुल तीनों आंसर सही दिए, सिंध, बंगाल एंड पंजाब.
सिंध, बंगाल एंड पंजाब। वेरी गुड, करेक्ट है जी। चलो ठीक है, अब आप मेरे को जल्दी से, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 दैट लोकसभा के इलेक्शंस जब कंडक्ट हुए तो पहले तो आप मेरे को उसका मंथ बताना। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लॉर्ड वेवल डिक्लेयर्ड, सो व्हेन लोकसभा इलेक्शन वाज कंडक्टेड एंड हाउ मेनी सीट्स Muslim League, sorry, not Muslim League, Congress got victory in how many seats in Lok Sabha election? So that is my question. I think, hope you got it. That in which month Lok Sabha elections were held, in which year, just after Second World War, and कितनी seats Congress को उस लोक सभा election में मिली थी? That is my question. Yes, fast. So I'm waiting your answer. So if 52 students, let me admit these 6 students in the class: Tanisha, Manya, Yuvika. Okay, so I request to the co-host, if co-host present in the meeting, so please try to admit the students so that I can take my classes smoothly. Otherwise, I am always engaged to admit the students. Sir, can you please make me the co-host? I am right here. Okay, fine. So, ma'am, name? Sir, my name is Karuna. Karuna. Okay, thank you. Okay, ma'am, I think almost all the students joined the class. So अभी start करते हैं अपनी class को. So in December 1945, 8 states, not 8 states. In fact, my question is that how many seats in Lok Sabha? That is my question. Lok Sabha में कितनी seats कांग्रेस को मिली थी? So out of 102 seats, 59 seats कांग्रेस won. That is my question. But ठीक है, आप लोग का आंसर सही है. December 1945 अराउंड में लोकसभा के इलेक्शन हुए एंड जनवरी 1945 में स्टेट सिलेक्शन हुए थे, राइट? सो आई थिंक आप लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है, तो इससे मुझे थोड़ा आइडिया लग गया कि आप लोगों ने शायद उस पॉइंट को अच्छे से या तो लिसन नहीं किया, और अदरवाइज यू ऑल डिड नॉट अंडरस्टैंड द पॉइंट, राइट? सो दिसंबर 1945 लोकसभा इलेक्शन, 102 टोटल सीट्स इन लोकसभा, एंड आउट ऑफ 102 सीट्स 59 सीट्स Congress got victory in 59 seats. Okay, my next question, question number 4. Next question is, when cabinet mission came in India, means the month and the year when cabinet mission came in India, and how many members in cabinet mission. So that is my question number 4, that how many members body that cabinet mission, and in which month and year that cabinet mission came. Yes. So, okay, let me give the answer of this question. I think, correct. Let me check. March 1946. Very good. Yash, Bhumi, and Paridhi. Very good. And Jay Behel, March 1946, and 3-member body. Yes. A.V. Alexander, Stafford Cripps, and A.V. Alexander, and Patrick Lawrence. Correct. So these were the 3 members. Very good, students. Now, question number 5 means. Question number 5 is that what about the grouping of cabinet mission, means how many groups cabinet mission formed, and the base of the grouping means it is based on the population, it is based on the religion, किस बेस पर उसने ग्रुपिंग की, एंड व्हाट अबाउट द ग्रुपिंग, कितने ग्रुप उसने बनाए इंडिया के सारे स्टेट्स के. दैट इज माय क्वेश्चन. ये बड़े हिट क्वेश्चन है आपके 10 इयर्स के, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. So let me check. 3 group. Bhumi Gupta ने बोला आंसर, लव्या ने 3 group, and Bhumi Gupta ABC. Very good. Muskan, very good. Kshitij.
So what is the base of the grouping means my question is किस base पे grouping की थी states की? Group A में मद्रास था, Group B में पंजाब, Group C में बंगाल and Assam. So what in 3 states? Yes, correct है जानवी. So my answer is religious. Religion के base पर ये grouping की थी जिसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया कि आपने रिलीजन के बेस पर ये ग्रुपिंग क्यों की, राइट? सो दैट वाज द ऑब्जेक्शन ऑफ द कांग्रेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने प्रेजेंट किया? हु प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो अगर आप में से कोई स्टूडेंट आंसर नहीं भी दे रहा तो प्लीज कम से कम उसको इंट्रोस्पेक्ट करना कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो आपको क्लिक कर रहा है उसका आंसर या नहीं. सो यस प्लीज, जानवी, रिया शर्मा, लव्या, दिवजोत. ओके, सो दिवजोत सिंह ने आंसर दिया जवाहरलाल नेहरू. कनिष्का महाजन, मनस्वी सूद ने भी आंसर दिया जवाहरलाल नेहरू. वेरी गुड, द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू. वेरी गुड एवरीवन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुड यू प्लीज टेल मी इन इंटरिम गवर्नमेंट हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर? हमारी भारत की जो सबसे पहली सरकार बनी बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1946, अगस्त 1946, इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं. उस कैबिनेट मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट? यस प्लीज फास्ट. रिया, लव्या, वेटिंग योर आंसर. Who was the finance minister? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना. If I am giving these options, so Bhumi Gupta and Manaswi ने आंसर दिया लियाकत अली खान. Very good, Lavya, very good everyone. Those are giving the answer लियाकत अली खान. Absolutely correct. The answer is लियाकत अली खान. Correct है, correct है. Okay. Now please tell me when Clement Attlee declared that we are going to quit India in 1948. जो क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कब ये डिक्लेयर कर दिया कि अब हम हिंदुस्तान को छोड़ के जा रहे हैं एंड जून 48 तक वी कैन लीव इंडिया, हम इंडिया को छोड़ देंगे. सो कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज द डेट एंड ईयर टू डिक्लेयर द फ्रीडम ऑफ इंडिया? ओके, सो 1947 फरवरी. ओ रॉन्ग आंसर है ये. देखते हैं, चेक करते हैं. सो होप सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया. दोज आर वेटिंग इन द वेटिंग रूम, सो आई एडमिटेड ऑल. ओके, सो वेल यस, लेट मी चेक योर आंसर. 16 अगस्त 1947 नहीं, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा है क्योंकि मैंने नोट्स में स्लाइड में इसको शो किया था. मैंने आपके साथ इसको डिस्कस नहीं किया जानबूझ के, सो दैट आई कैन चेक कि मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, पूछूंगा. 20 फरवरी 1947, इसे राइट डाउन कर लो अपनी नोटबुक पे. 20 फरवरी 1947 डिक्लेरेशन था ब्रिटिश पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली का, कि अब हम इंडिया को फ्री करके जा रहे हैं, जून 48 तक हम फ्री कर देंगे. तो वो डिक्लेरेशन कब था? 20 फरवरी 1947. करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डेट. Okay, now please tell me Dickey Bird plan. Dickey Bird plan is related to which topic? Dickey Bird plan क्या था? Why we discussed in last class Dickey Bird plan? So please fast. What was Dickey Bird plan? Yes, Manaswi, waiting your answer. Lavya, Riya Sharma, Brahmajot, I am waiting your answers. Very good, Brahmjot. The right answer is Mountbatten Plan. And the other name of this plan is 3 June Yojana. Mountbatten Plan, Dickey Bird Plan, that was the plan of the partition. पहले वाला पॉइंट फिर बता दो. पहले वाला पॉइंट कौन सा था? पहले वाला पॉइंट मनस्वी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. पहले वाला पॉइंट मींस क्वेश्चन नंबर 1 आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2. 20 फरवरी 1947 को मनस्वी डिक्लेरेशन किया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कि हम हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएंगे जून 1948 तक की डेडलाइन इन्होंने बोल दी थी. करेक्ट मनस्वी? होप यू गॉट इट. सो डिकी बर्ड प्लान, 3 जून योजना एंड माउंटबेटन योजना मींस द पार्टीशन डिक्लेरेशन. फाइनली इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन पे सिग्नेचर हो गए मोहम्मद अली जिन्ना एंड
जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। होप आप सब ने मैक्सिमम आंसर सही दिए होंगे। जिन्होंने चैट सेक्शन पे नहीं भी लिखा वो भी कम से कम इतना तो चेक कर लो कि जब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे तो क्या वो आप लोगों को क्लिक कर रहे थे या नहीं, राइट। तो अब मैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं, और आज की क्लास में एज यूजुअल जो हम लोग हमेशा से करते हैं, मैं ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, 5 क्वेश्चंस। ये हमने डिस्कस नहीं किए, जस्ट अभी हम अपनी अगली क्लासेस में इनको डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से मेरे को इनके आंसर्स बताओ फटाफट चैट सेक्शन पे, द आंसर ऑफ these questions. So idea of including the emergency provisions. Emergency बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यानी जब हमारे यहाँ पर कोई अचानक अटैक हो जाए, मींस पाकिस्तान या चाइना कोई अटैक कर दे हमारे यहाँ पर। वैसे मैं चाइना का नाम तो नहीं लेता, क्योंकि कई बार जब मैं क्लास में बोलता हूँ ना तो बातें सच भी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि चलो पाकिस्तान अटैक किया, क्योंकि अगर कभी सच भी हुआ तो एटलीस्ट पाकिस्तान को तो झेल लेंगे हम। So yes, what is your answer? Waiting your answer. That emergency provisions हमने कहाँ से adopt किए कि अगर कभी हमारे यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ये टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। बट हितर्थ गुलाटी जी ने आंसर दिया है आयरलैंड, एंड अंश ने बोला है सी ऑप्शन। ओके, सुरभि ने बोला है डी ऑप्शन, दिवजोत ने डी, अब्दुल ने ठीक है, मनस्वी ने बोला है कि बी आई गेस, साक्षी डी, साक्षी शर्मा बी। ओके ठीक है, मैं आपको पहले इसका आंसर बता देता हूं जल्दी से। सो वेल स्टूडेंट्स, का जो राइट आंसर है, ये कुछ क्विज में हम जानबूझ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको क्विज के माध्यम से, इन एमसीक्यूज के माध्यम से, थ्रू दीज एमसीक्यूज आई कैन ऑलरेडी शेयर द इंफॉर्मेशन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जर्मनी। तो इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया। ये बड़े सुपर डुपर हिट कुछ 10 इयर्स के क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपसे क्विज में पूछता हूं। ये सब अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के 10 इयर्स के क्वेश्चंस है। तो द राइट आंसर इज वाइमर। वाइमर बोलते हैं जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को, वाइमर के नाम से जाना जाता है, राइट। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी इज वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो वहां से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को लिया। चलो ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग क्या क्या देते हो। द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर बोरोड बाय इंडिया फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपने देखा होगा आज केंद्र सरकार कितनी स्ट्रांग है, नरेंद्र मोदी जी का दबदबा चलता है। किसी भी स्टेट में अगर कुछ भी करना हो तो होम मिनिस्ट्री अमित शाह के हाथ में पूरे हिंदुस्तान की बागडोर है, पार्लियामेंट के हाथ में, वो जो चाहे किसी स्टेट में कुछ भी कर दे। तो ये स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट हमने कहां से अडॉप्ट किया। सो मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सी, बट मान्या ने आंसर दिया है कनाडा, सुरभि ने भी, तावू, भूमि, मनस्वी, ऑल स्टूडेंट्स गिविंग आंसर। मुस्कान ने बोला 2A। ठीक है, मैं अब आपको इसका आंसर बता दूं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूनाइटेड किंगडम is absolutely wrong, and the right answer is Canada. So well student, strong center किस कंट्री का स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो उसका आंसर है कनाडा का। हमने कनाडा से ये कॉन्सेप्ट, ये फीचर उसका अडॉप्ट किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कनाडा में केंद्र सरकार बड़ी स्ट्रांग रहती है, तो हमने वही फीचर वहां से अडॉप्ट किया। चलो ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर दिया। नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको लग रहा है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूं। सो गाइड मैं यहाँ पे ये कर देता हूं। यूनिटरी का मतलब होता है केंद्र के हाथ में सब कुछ होना, और फेडरल का मतलब होता है कि स्टेट के हाथ में पावर होना। तो ये मैंने आपको एक डेफिनेशन दी है इन 2 टर्म्स की। अब आप अपने आप आइडिया लगाएं कि इसका आंसर क्या होगा, और प्लीज मेंशन करा करो क्वेश्चन नंबर 1, अदरवाइज मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है कि आप किसका आंसर दे रहे हो, समझ रहे हो। सो मान्य शर्मा ने बी बोला है, भूमि गुप्ता ने सी बोला है। होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ही आंसर दे रहे हो। मुस्कान ने सी, रिया शर्मा सी, साक्षी शर्मा सी, एंड सुरभि, लव्या, मनस्वी, ऑल आर सेइंग सी, एंड अंश ने बोला है सर 1 and 2 ओनली। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं भूमि खन्ना, युविका, आप लोग का आंसर सही है गलत। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिल्कुल नो डाउट एट ऑल, बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, इट कैन बी अमेंडेड इन एनी पार्ट इजिली। ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, इतना आसान नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। तो हमारा फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है।
करेक्ट। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि आप किसी भी सेक्शन को अमेंड कर सकते हो इजीली। अगर ऐसा होता तो फिर तो नरेंद्र मोदी जी कहते कि चलो जी बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ, अब से मैं परमानेंटली डिक्लेयर कर रहा हूं अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नो इलेक्शन एट ऑल आफ्टर 5 ईयर। तो फिर तो कोई भी सरकार कुछ भी चेंज कर सकती है। इंदिरा गांधी के समय कुछ भी अमेंडमेंट हो सकता था, इंदिरा गांधी ने करा फिर भी काफी हद तक अपने को पावर में रखने के लिए। तो मींस इतना इजी नहीं है अमेंडमेंट करा। तो दैट्स वाई रॉन्ग स्टेटमेंट सेकंड। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी, यूनिटरी मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर, बट इट इज नॉट फेडरल। ये बिल्कुल रॉन्ग है। फेडरल का मतलब होता है कि स्टेट को बिल्कुल भी पावर नहीं होना। तो आपको ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि हमारे यहाँ पर केंद्र स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टिपिकल सर्कमस्टांसेस में गेटिंग लव्या, करुणा, आर्यन, क्योंकि अब आप देखो ना, नरेंद्र मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, दीदी ममता बनर्जी अपना काम कर रही है, यूपी का सीएम योगी जी अपना काम कर रहे हैं, हर स्टेट का सीएम अपना काम कर रहा है। तो हम बार बार इंटरफेयर तो नहीं कर रही ना केंद्र सरकार। तो इसका मतलब हमने कुछ पावर्स स्टेट को दे रखी है, इट मींस फेडरल। लेकिन अगर आज पाकिस्तान अटैक कर दे तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा देगी ऑल ओवर कंट्री में और पूरा का पूरा सिस्टम अपने हाथ में ले लेगी। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी। तो इसका मतलब हम क्या है, हम फेडरल है नॉर्मल कंडीशंस में और यूनिटरी हो जाते हैं टिपिकल सर्कमस्टांसेस में। तो इसको बोलते हैं क्वाजाई फेडरल। क्वाजाई फेडरल स्ट्रक्चर है, हाफ फेडरल हाफ यूनिटरी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी मुझे रॉन्ग लग रहा है और मुझे तो सिर्फ एक ही ठीक लग रहा है और मुझे चूज करना है नॉट करेक्ट। दैट्स व्हाई आंसर इज बी फॉर बॉम्बे 2 and 3। तो वेरी गुड, लेट मी क्लैप फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज गिव द आंसर 2 and 3। वेरी गुड, गुड वर्क। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखते हैं आप क्या धमाल मचाते हो क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द डैश। वाइस प्रेसिडेंट किसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है? राज्यसभा का, लोकसभा, प्लानिंग कमीशन। और प्लीज मेंशन क्वेश्चन नंबर। गुलाटी जी ने आंसर दिया 4A। लव्या बिल्कुल एग्री नहीं है गुलाटी जी से, उन्होंने बोला 4B, सुरभि 4B, ब्रह्मजोत 4A एंड क्षितिज, मान्या राज्यसभा ओके, हर्षित, भूमि, तश्मीत, विक्रमादित्य, तवनूर, साक्षी, हरमन, हरसीदक सिंह, अबिल, साक्षी शर्मा, यश अरोड़ा। वेरी गुड एवरीवन गिविंग आंसर। आर्यन, ठीक है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं। वाइस प्रेसिडेंट, जैसे अभी आपको पता है हमारे धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट है और वो राज्यसभा के चेयरमैन है। अब मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूं, ये लॉजिक है ताकि आपको ये कहानी याद रहे। वाइस प्रेसिडेंट का मेन रोल होता है प्रेसिडेंट का बैकअप, यानी कल को खुदा ना करे द्रौपदी मुर्मू जी को कुछ हो जाए, अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ जाए या सडन डिमाइस हो जाए या उनको इनक्यूरेबल डिसीज हो जाए, है ना, कोरोना हो जाए उनको, तो उस समय प्रेसिडेंट की कमान कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट, यानी बैकअप, चाहे कि देश का काम ना रुके। समझ रहे हो? अच्छा, अब बात यह है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तो ठीक ठाक है, प्रभु कृपा से सब ठीक चल रहा है उनकी लाइफ में। तो तब तक धनखड़ जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, वेले हैं। तो पंजाबी में कहते हैं ना, वेला राम खिलारा राम, काम वाम कुछ नहीं है और भारत सरकार की सैलरी आप खा रहे हो। जब आप चलते हो तो 3 गाड़ियां आगे 3 गाड़ियां पीछे चलती हैं। तो भारत सरकार ने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल रहा है कि सर तब तक कुछ करके खा लो, तो तब तक आप राज्यसभा के मॉनिटर बन जाओ, राज्यसभा को हैंडल करो और अगर प्रेसिडेंट को कुछ हुआ तो आप प्रेसिडेंट बन जाना। तो इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट के पास काम नहीं है, इसलिए उसको राज्यसभा में बिठा दिया गया एज ए मॉनिटर, एज ए चेयरमैन। तो द आंसर इज राज्यसभा। वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आंसर था ए, जिन्होंने भी दिया आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। यस, सो प्रियम्बल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हम प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे आज क्लास में। हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किस कॉन्स्टिट्यूशन से? प्रियम्बल अगर आपको पता हो ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो वेल, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, हरमन, क्षितिज, तश्मीत, सुरभि, रिया शर्मा एंड राइट राइट राइट, साक्षी, मुस्कान, विदिता, मनस्वी, सूद ने आंसर दिया है। ठीक है, चेक करते हैं। तो वेल, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ये जो प्रियम्बल जो कॉन्सेप्ट है कि प्रियम्बल होनी चाहिए, अब ये प्रियम्बल क्या भी मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डी फॉर दिल्ली। सो तवनूर सिंह एंड निहारिका एंड अदर स्टूडेंट्स ने आंसर बिल्कुल सही दिया, डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ आवर क्विज ऑफ टुडेज क्लास।
5 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर है 5 आउट ऑफ 5, तो फिर मुझे नहीं लगता उसे क्लासेस अटेंड करने की जरूरत है। वो क्लास लीव कर सकता है, क्योंकि उसको उतना ही आता है जितना मुझे आता है, और मेरे ख्याल से वो अगली क्लासेस ले सकता है एज ए फैकल्टी। अच्छा कमांड है। और अगर आपके 4, 3, एटलीस्ट 2 भी अगर आपके ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके 2 क्वेश्चन भी ठीक हुए आउट ऑफ 5, तो इसका मतलब आपका नॉलेज का लेवल अच्छा है। चलो ठीक है, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास इन दिस क्विज सेशन। सो ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो वेल, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैंने अभी आपसे पूछा एमसीक्यू में, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे ना, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किया, तो मैंने आपको बताया 2 साल 11 महीने 18 दिन इन बेचारों को लग गए। 2 years 11 months 18 days, तो अप्रॉक्स 3 साल। तो आपको पता, 2 एग्जाम्पल थे इनके सामने। एक तो था यूएस जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, और एक था यूके जिसका अनरिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन था। अब जवाहरलाल नेहरू और बाकी लीडर्स जो बड़े एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बोला कि यार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो आने वाले लोग तो बड़ा मिसगाइड करेंगे, क्योंकि जब लिखा ही नहीं है कुछ भी, तो आप देखो कितने मैनिपुलेशंस होंगे। हमें तो आज तक कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज समझ नहीं आती, जबकि लिखा हुआ है, तब भी हम बेवकूफ बनते रहते हैं, है ना। और अगर मीडिया ना हो तो सरकार तो बेच खाए, ये तो थोड़े शर्मो शर्म है। ये बेचारे आज तक वाले, जी न्यूज वाले, इंडिया टीवी वाले, है ना, जी हिंदुस्तान वाले, ये कितना बवाल कर देते हैं छोटी छोटी बातों में, तो हमें पता लगता है अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ये करने वाले हैं। तो प्लान ये था उन लीडर्स का कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ ताकि जनता को कोई भी सरकार मिसगाइड ना कर पाए। तो हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट कहां से लिया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर पे, तो फ्लेक्सिबल। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया 1950 में, अब आप ऐसे इमेजिन करो ना, जिस समय 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय साइबर क्राइम तो नहीं था, है ना। तो आज अब आप देखो कितना साइबर क्राइम का लेवल कितना बढ़ गया है। शायद मैंने आपके साथ शेयर करा था या पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, या मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में शेयर किया था एक दूसरे बैच में, कि मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके 5 लाख रुपीज अभी हैकर्स ने 5 लाख रुपए डेबिट कर दिए अकाउंट से। और जबकि कुछ भी नहीं, सिर्फ उनसे कंफर्मेशन ही कि आपका नाम ये है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये, वो खुद ही बोल रहा है, वो तो सिर्फ हाँ हाँ कर रही है, उसके तब 5 लाख रुपए उड़ा दिए। तो उस समय 1950 में वो चीजें नहीं थी जो आज आ गई। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर जो थे, उन्होंने ये सोचा कि यार आने वाले 50 इयर्स के बाद कुछ चेंज करना हो, 10 साल के बाद चेंज करना हो, तो एक फीचर डाल देते ना, अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 368 में इन्होंने एक प्रोसेस डाल दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज इसको अपनी नोटबुक पे मेंशन कर लो, कि किस आर्टिकल के थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, और वो आर्टिकल है 368। तो फ्लेक्सिबल है, करा जा सकता है अमेंडमेंट, लेकिन कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं कर सकते आप, वो आपको हर स्टेट से भी पूछना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के ना हमारे पास 3 प्रोसीजर्स हैं, और वो डिपेंड करेगा कि आप अमेंडमेंट क्या करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं लेमैन लैंग्वेज में, कि सपोज मुझे लोकसभा की चेयर्स बदलनी है, या मुझे कुछ ऐसा काम करना है, या मैं ऐसे मान लेता हूं कि मुझे लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज इंक्रीज करनी है, या पार्लियामेंट के एमपी जितने हमारे एमपी उनकी सैलरी इंक्रीज करनी है, तो हम किससे पूछेंगे? लोकसभा एंड राज्यसभा से पूछ लेते हैं अमेंडमेंट। और कैसे? 50% +1 ओके कर दें, बस अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, डन है। अच्छा, अब हमें लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण देना है, रिजर्वेशन, 1/3 फीमेल्स होनी चाहिए। तो अब हम लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेजोरिटी से पूछेंगे तो अमेंडमेंट हो पाएगा। यानी बड़ा टॉपिक तो थोड़ा टफ प्रोसीजर, समझ रहे हो। अच्छा, अब हमें करना है जीएसटी लॉन्च करना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये तो बड़ा बवाल हुआ, अगर आपको कुछ नॉलेज हो तो 10 साल हिंदुस्तान में सर फुटते रहे स्टेट और केंद्र सरकार के बीच में। कारण क्या था? स्टेट गवर्नमेंट के 11 टैक्सेस की वाट लगा दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भैया ये आपकी 11 टैक्स खत्म, और अब मैं लगाने जा रहा हूं, इनको बढ़ाने जा रहा हूं जीएसटी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने पूछा पापा से कि पापा ये क्या करने जा रहे हो? तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा है कि आपके 11 टैक्सेस को हम कैंसिल कर रहे हैं, और हम जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना रहे हैं, और ये केंद्र सरकार कलेक्ट करेगी। तो उन्होंने रोना पिटना मचा दिया स्टेट्स ने, और बात भी ठीक थी।
कि सर हमारे इन टैक्सेस को तो आपने कट कर दिया, तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गई ना। तो इस बात पे बड़ा स्ट्रगल हुआ हिंदुस्तान में, 10 साल जीएसटी लटका रहा, और फाइनली हम सबको पता है 2017 में इसको 1 जुलाई को हमने एग्जीक्यूट किया। तो इतना बड़ा टॉपिक अगर आप कुछ अमेंडमेंट कर रहे हो टैक्स रिजीम में, तो लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेजोरिटी से तो पूछो ही, प्लस हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उसमें कम से कम 50% स्टेट ओके करें। जैसे 28 है तो कम से कम 15 स्टेट की असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जब तक ओके नहीं करेगी तब तक आप ये अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो अब आप समझ गए प्रोसीजर, 3 प्रोसीजर है। सिंपल टॉपिक तो पार्लियामेंट का 50% 1 से पास करवा लो, बड़ा टॉपिक 2/3 मेजोरिटी से पास करवाओ पार्लियामेंट की, बहुत बड़ा टॉपिक जिसमें स्टेट के भी इंटरेस्ट आ रहे हैं तो फिर साथ साथ पार्लियामेंट के 2/3 के साथ साथ स्टेट असेंबली से भी 50% से ज्यादा स्टेट ओके करें, तब आप अमेंडमेंट कर पाओगे। और अब एक आता है अमेंडमेंट स्टाइल नंबर 4, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मोदी जी ने कहा यार ये क्या है, 5-5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, हमें बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आई। अब 2050 तक कोई इलेक्शन हिंदुस्तान में नहीं होंगे, 2050 तक नरेंद्र मोदी जी कंटिन्यू करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर। और ये क्या सुप्रीम कोर्ट हर बात में सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कैंसिल कैंसिल, राइट। तो भैया सुप्रीम कोर्ट को हम खत्म कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर ही आपने हिला दिया। तो भारत सरकार को परमिशन नहीं है, पार्लियामेंट को परमिशन नहीं है कोई भी ऐसा अमेंडमेंट करने की जिससे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हिल जाए। तो अब आप समझ गए होंगे। तो ये 4 प्रोसीजर्स हैं, फर्स्ट इजी, सेकंड थोड़ा टफ, थर्ड वेरी टफ, और फोर्थ तो समझो कैंसिल ही है कि आप इतना बड़ा कोई डिसीजन नहीं लोगे जिससे बेसिक स्ट्रक्चर हिले। तो ये एक बड़ा फेमस केस है, केशवानंद भारती केस, इंदिरा गांधी के समय आया था। जब इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ना शुरू करा तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगा दी कि मैम प्लीज बेसिक स्ट्रक्चर मत छेड़ना। इंदिरा गांधी का बेसिक स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है, कह लेंगे वो बताएंगे जब आप अमेंडमेंट करोगे तो कोर्ट डेफिनेशन देगा कि बेसिक स्ट्रक्चर था या नहीं। तो ये एक बड़ा लंबा डिबेट है, मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। खैर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होता है, कौन से आर्टिकल में है, क्यों फ्लेक्सिबल है, क्यों रिजिड है, राइट। और यहां पर आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, यूनिटरी एंड फेडरल हम दोनों हैं। फेडरल मतलब स्टेट को पावर्स हैं, यूनिटरी सेंटर को पावर है, दोनों को पावर्स दी गई हैं, डिपेंड करेगा कंडीशंस पर। तो हम क्वाजाई फेडरल। तो आई थिंक होप आपको क्लियर है ये स्लाइड। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो दिस इज आवर प्रीएम्बल। वैसे जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं ना सिविल सर्विस की, तो हम स्टूडेंट को वहां पे क्लास में ना खड़ा करके उससे पूरी प्रीएम्बल सुनते हैं कि चलो खड़े हो जाओ, मिस्टर रोहन आप खड़े हो जाओ और जल्दी से बताओ प्रीएम्बल। पता है क्यों? यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल में ना कई बार इंटरव्यू पैनल पूछ लेता है स्टूडेंट से कि क्यों आना चाहते हो यूपीएससी में। तो स्टूडेंट कहता है सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो कहते हैं अच्छा बेटा देश की सेवा करना चाहते हो, चलो पहले प्रीएम्बल बता दो देश की। तो फिर वो कहता है मुझे पता नहीं। तो फिर आप समझ गए ना, मतलब कंट्री के लिए इतना डेडिकेशन है लेकिन प्रीएम्बल आपको पता नहीं कि प्रीएम्बल क्या है, क्यों मेंशन की गई। तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए क्या पर्पस है। मैं आपको पहले प्रीएम्बल का पर्पस समझा देता हूँ। एक बुक होती है ना, उसका पहला पेज होता है प्रीफेस, राइट, इंट्रोडक्शन। तो वो ऑथर बता रहा है कि मैंने बुक के अंदर क्या लिखा है, क्या क्या मेरे की पॉइंट्स है जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ और अंदर बुक के। तो वो प्रीफेस है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस हमारी प्रीएम्बल है। यानी हम यहाँ पे हमने वो कीवर्ड्स डाल दिए कि इन कीवर्ड्स को हमने बेस बनाया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, करेक्ट। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी प्रीएम्बल का पर्पस क्या था। और प्रीएम्बल हमने कहां से अडॉप्ट की? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएस से। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट्स किया जा सकता है या नहीं? तो प्लीज जल्दी से चैट सेक्शन पे अपना आंसर मेरे को बता दो। क्या हम प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं? तो लव्या ने तो बिल्कुल आंसर दिया है नो। रिया शर्मा, सुरभि, भूमि, अंश, कश्मीर, तनिषा, मनस्वी, लक्ष्य, वैभवी, साक्षी, कुमुद, आर्यन एंड विदिता, मुस्कान, सभी ने बोला है यूनानिमसली कि नो सर वी कैन नॉट अमेंड। तो इसका मतलब आप सब ये मानते हो, ईशान ने भी बोला है नो, इसका मतलब आप सब ये मानते हो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इसको छेड़ नहीं सकते, है ना? यही मतलब हुआ, नो का मतलब यही है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं, बड़ा सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है 10 ईयर का,
कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट्स किया जा सकता है, और हमने किया है अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के समय 42nd अमेंडमेंट 1976। तो प्लीज आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो। 42nd अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। इंदिरा गांधी ने हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया और उसने 3 वर्ड्स ऐड किए। क्या क्या वो वर्ड्स थे मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं उन वर्ड्स को। तो मैं आपको पहले ये बताऊं कि कहीं आपको दिख रहा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेंशन है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये देख रहे हो आप, ये लिखा हुआ है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये इंटीग्रिटी पहले नहीं था, 76 में हमने इसको ऐड किया 1, राइट। 76 में ही उसी अमेंडमेंट में हमने एक वर्ड ऐड किया, सोशलिज्म एंड सेकुलर। इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री है, वो हमने यहाँ पर मेंशन किया था। तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेंशन होगा सेकुलर। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये 3 वर्ड्स इंदिरा गांधी ने ऐड किए कॉन्स्टिट्यूशन में। सो भूमि, आई थिंक होप आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किया प्रियम्बल में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 ईयर का। तो कितने वर्ड्स ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। मैं आपको इनका मतलब बता देता हूं। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद, यानी समाज में सब इक्वल है। सेकुलर का मतलब होता है कंट्री का कोई धर्म नहीं है, इंडिया इज हैविंग नो रिलीजन। तभी तो हमारे यहां पर हर धर्म को रिस्पेक्ट दी जाती है। और इंटीग्रिटी, यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है एकता, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंड भारत। अखंड भारत यानी भारत के खंड खंड नहीं है, हम सब एक है। ऑल स्टेट्स वन, वी आर वन, राइट। अब पॉइंट ये है कि क्या इससे पहले हम ऐसा नहीं कर रहे थे? इंदिरा गांधी ने जब ये वर्ड लिखे तभी हम सेकुलर बने? तो ऐसा नहीं है। ये तीनों के तीनों वर्ड्स हमने अंदर एक्सप्लेन करे हुए हैं, लेकिन हम बाहर लिखना भूल गए थे। तो इंदिरा गांधी ने जस्ट ये की पॉइंट्स बाहर भी मेंशन करे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता हो, कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान 76 से सेकुलर बना। सेकुलर हम 50 से, 1950 से, लेकिन हमने की पॉइंट्स मेंशन नहीं करे थे। तो कंफ्यूजन ना हो सिटीजन को, हमने बाहर मेंशन कर दिए, बस दैट्स ऑल, राइट। तो वेरी गुड। आई थिंक प्रियम्बल में जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए 10 ईयर के। क्या प्रियम्बल कहां से अडॉप्ट करी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 1। क्या प्रियम्बल में कभी अमेंडमेंट हुआ? आप बोलोगे यस। 42nd अमेंडमेंट नंबर था, 76 में इंदिरा गांधी ने किया। कितने वर्ड्स ऐड करे? 3, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, करेक्ट। तो आगे मूव करते हैं। सर 42nd मतलब प्योर कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd या प्रियम्बल में 42nd? अच्छा ठीक है। सो रेडमी में आपको ये बात बता दूं, आपका नाम मेंशन नहीं है, आप रेडमी नाम से आपका नेम आ रहा है। तो मैं रेडमी को ये बता दूं कि ये हम ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम चेंजेस करते हैं, कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, उसकी नंबरिंग चल रही है। तो 42nd अमेंडमेंट का मतलब है ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में ये 42nd बार उसको छेड़ा गया या उसको टच किया गया, ठीक है। अब वो अमेंडमेंट का मतलब जोड़ना भी हो सकता है या कुछ हटाना, रिमूव भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा 42nd मींस पूरे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नंबर है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इंडियन डेमोक्रेसी इज फाउंड ऑन दोज वैल्यूज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रियम्बल को और किस नाम से जाना जाता है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके कंपटीशन में। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ऑप्शंस क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल और इमरजेंसी प्रोविजंस। तो आपका आंसर होगा प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। चलो, अब ये एक ना बोरोड फीचर्स हैं हमारे, यानी मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में हम कर रहे थे डिस्कस कि हमने खुद कुछ नहीं बनाया, हमने जहां जहां बेस्ट था वो हमने सब अडॉप्ट किया। तो अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपके साथ पिछली क्लास में शेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कोई स्टूडेंट है जो मुझे बताए चैट सेक्शन पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? क्योंकि उसी से मैंने कोरिलेट किया था बोरोड फीचर्स को, कि उसी ने बताया कि कहां क्या बेस्ट है। सो हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? ओके, सो देवजोत ने आंसर दिया, BN राव, लव्या, तीर्थ गुलाटी जी ने भी आंसर दिया BN राव।
और मेरे ख्याल से बिल्कुल आंसर सही है। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और उन्होंने काफी सजेशंस दिए। वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट है। तो अब आप यहाँ पे ना ये थोड़ा सा आपको रट्टा मारना है, ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे हमने प्रियम्बल अभी तो मैंने आपको बताया यूएसए से हमने अडॉप्ट किया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। यूएसए बेस्ट एग्जांपल है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल यानी सबसे ज्यादा स्टेट्स को अगर फ्रीडम है तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई है। इतनी फ्रीडम है कि स्टेट का अपना अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस में 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारे यहाँ पे तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस में डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, डुअल सिटीजनशिप है। वहां पे ऐसे जैसे आप CUET का फॉर्म फिल करा होगा आपने, तो आप मेंशन करोगे ना नेशनैलिटी इंडियन। अगर आप यूएस में होते तो आप बताते आई एम फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। फिर आप सेकंड सिटीजन बताते सिटीजनशिप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। तो आपको दोनों सिटीजन को मेंशन करना होता है कोई भी फॉर्म फिल करोगे। हमारे यहाँ तो सिंगल है ना, इंडियन। वहां पे स्टेट की सिटीजनशिप भी अलग है और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन भी। तो बेस्ट एग्जांपल है फेडरल सिस्टम का। इतनी फ्रीडम है स्टेट्स को। तो ये हमने फ्रीडम जो भी थोड़ी बहुत ली स्टेट्स की, वो हमने यूएस से ली। और पूरा जुडिशियरी सिस्टम। तो ये 4 पॉइंट सब भूल जाओ, लेकिन कम से कम प्लीज ये 4 पॉइंट्स जरूर याद रखना। यूएस से क्या क्या लिया? प्रियम्बल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर, राइट, एंड जुडिशरी। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल भी यूएस था, ये भी आपको याद रखना है। अब यूके पर आते हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, जैसे वहां पे क्वीन होती है ना, हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट। तो क्वीन का भी काम है सिग्नेचर करना, प्रेसिडेंट का भी, द्रौपदी मुर्मू जी का काम है बस सिग्नेचर करना। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, कैबिनेट मिनिस्ट्री, पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट, सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, अब मैं आपको ये बता दूं, जैसे बेस्ट एग्जांपल है फेडरल का यूएस से, ऐसे ही बेस्ट एग्जांपल है यूनिटरी सिस्टम का यूनाइटेड किंगडम। यानी सब कुछ केंद्र के हाथ में, यूनिटरी, सेंटर स्ट्रांग रहेगा, वो यूके बेस्ट माना जाता है, करेक्ट। तो बेस्ट फेडरल यूएस, बेस्ट यूनिटरी यूके, और हमने दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, हाफ फेडरल हाफ यूनिटरी। और हमने पता नहीं क्या बनाया, लोगों ने बड़ी तारीफ करी कि सर ये कर क्या दिया आपने। हमने कहा पता नहीं, हमने मतलब आधा वो लिया आधा ये लिया, पता नहीं क्या बना, लेकिन बेस्ट बना और बन गया क्वाजाई फेडरल। लोगों ने फिर बाकी कंट्रीज ने काफी फॉलो करा इंडिया को। तो ये सिंगल सिटीजनशिप होती है यूनिटरी सिस्टम की, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमने यूके से लिया, करेक्ट। तो पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट सेंस यू कैन से। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली हमने, और लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, जैसे मैंने बोला ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। लेकिन प्रियम्बल होनी चाहिए, ये यूएस से लिया हमने कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से है। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, मैं आपको इतना समझा देता हूं इसमें। जैसे अब आप ये समझ लो, लिकर है ना, दिल्ली में लिकर शॉप्स हैं, बिहार में लिकर बैन है, गुजरात ड्राई स्टेट है सिंस इंडिपेंडेंस। तो लिकर बैन होनी चाहिए या नहीं, ये स्टेट का टॉपिक है, स्टेट डिसीजन लेगा, केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। एग्रीकल्चर भी स्टेट का टॉपिक है। तो आपने देखा होगा कई बार बोलती है ना स्टेट की गवर्नमेंट की, जब हम सत्ता में आएंगे हम किसानों के टैक्स माफ कर देंगे। तो ये कौन से टॉपिक पे कौन लॉ बनाएगा, वो हमने 3 लिस्ट बना दी। जैसे स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट। सेंटर लिस्ट में वो टॉपिक जिनमें केंद्र सरकार लॉ बनाएगी, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसका टॉपिक है? केंद्र सरकार का। लिकर स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक है। अब एजुकेशन, एजुकेशन केंद्र और स्टेट, सेंटर स्टेट दोनों मिलके बनाएंगे, उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसने लॉ बनाना है किस टॉपिक पे, वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो। ये भी हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, करेक्ट। कनाडा, मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग सेंटर, अभी मैंने एमसीक्यू में आपसे पूछा था कि सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी कंट्री में था? कनाडा। हमने कनाडा से वो अडॉप्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स का मतलब वही स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे आप ऐसे मान के चलो ना, हम फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करते हैं, कभी आपने स्टेट में देखा फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बिहार? कभी नहीं होता। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ गुजरात, कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं होता गुजरात का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, सिर्फ केंद्र सरकार का फॉरेन मिनिस्टर होगा। यानी इंडिया के फॉरेन रिलेशन कैसे हों वो आपको मेंटेन करना है, वो कंट्री मेंटेन करेगी। अभी
मुझे याद है पिछले साल की बात है, जब कोरोना की सेकंड वेव आई थी ना, तो अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया कि हमारे दिल्ली में जो कोरोना चल रहा है ना वो सिंगापुर वेरिएंट है, तो डिक्लेयर कर दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने। सिंगापुर की गवर्नमेंट को पता लगा, सिंगापुर की गवर्नमेंट ने भारत सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री को कॉल किया, कहने लगे ये सर क्या अफवाह फैला रहे हो आप, हमारी कंट्री को बदनाम कर रहे हो, कह रहे हो सिंगापुर वेरिएंट है। भारत सरकार ने कहा हमने तो नहीं बोला, कहने लगे चेक करो, देखो न्यूज, देखा अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। तो भारत सरकार ने सॉरी बोला सिंगापुर को कि सॉरी सर, वो बोल देते हैं ऐसी कुछ भी, असल में वो उनका अपना स्टेटमेंट है, कंट्री की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है कि सिंगापुर वेरिएंट है। तो अगर आपको हर्ट हुआ उसके लिए वेरी सॉरी, और हमारे रिलेशन स्पॉइल नहीं होने चाहिए। तो अब आप समझ गए, इसीलिए हमने टॉपिक सेंटर को दे दिया कि बस फॉरेन मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी। इसे बोलते हैं रेजिडोरी पावर्स, यानी स्पेशल पावर्स जो केंद्र के हाथ में है, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स केंद्र के पास है, राइट, फॉरेन मिनिस्ट्री केंद्र के पास है, कम्युनिकेशन किस कंट्री के साथ क्या कम्युनिकेट करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, बिहार नहीं देखेगा, गुजरात नहीं देखेगा, मणिपुर नहीं देखेगा। इसे रेजिडोरी पावर्स, तो इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग सेंटर ही है वो सेंस। तो ये सब कनाडा से लिया, राइट। अब आते हैं आयरलैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो खैर मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। स्टेट्स को कुछ गाइड इंस्ट्रक्शंस है कि आपको अपने स्टेट में क्या क्या करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है स्टेट को कि खबरदार कान खोल के सुनो, ममता बनर्जी जी दीदी, आपको वेस्ट बंगाल में ये काम करने हैं, राइट। मध्य प्रदेश का सीएम, यूपी का सीएम, सेवन सिस्टर्स के ऑल सीएम, सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या करना है आपको अपने स्टेट में। उसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। हमने कहां से ली? आयरलैंड से, वेरी हिट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे वो हमने आयरलैंड से लिया। और राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है 12 मेंबर्स का, ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा, अभी आप इतना याद रखो, फिर मैं आपसे पूछूंगा आगे किसी क्लास में। आयरलैंड से हमने ये नॉमिनेशंस लिए, राज्यसभा में 12 अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स का नॉमिनेशन करता है प्रेसिडेंट, वो हमने आयरलैंड से लिया, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जापान की, सर ये पीपीटी सेंड कर देना, हाँ हाँ कुमुद, आई विल शेयर दीज पीपीटीज, राइट। मैं आपको ना लास्ट क्लासेस की 2 क्लासेस की पीपीटी भी शेयर करूंगा और इसकी भी आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, करेक्ट। तो जापान से इस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन जो स्टूडेंट लॉ का एग्जाम दे रहा है जैसे क्लैट, एनएलयू, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग छोड़ सकते हो जो लॉ से रिलेटेड नहीं है। रशिया से 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम रशिया। अब ये ड्यूटीज क्या होती हैं वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक तो है राइट, कि मेरा क्या राइट है, लेकिन जब आपके राइट है तो आपकी ड्यूटी भी तो बनती है ना। जैसे आप ऐसे मान के चलो कि आपने पे करा कोचिंग क्लासेस के लिए, तो आपका राइट है क्लास लेना। अब पता चला कि कोई 11 बजे देव सर को कॉल करे कि सर मेरी क्लासेस, देव सर ने कहा बेटा क्लास हो गई जीके की 9:30 से 11। अब वो कहे नहीं नहीं सर ये बात गलत है, आई पेड यू सो आई वांट क्लास एट 11:30। तो इंस्टीट्यूट ये बोलेगा बेटा राजकुमार, आपने पे करा, आपको क्लास देनी है, दैट इज योर राइट, बट आपकी ड्यूटी बनती है टू कम टू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। तो आपके राइट के साथ साथ ना ड्यूटीज भी हैं कंट्री को लेकर। तो आपको देश ने राइट दिए, लेकिन आपकी ड्यूटी भी बनती है। अब वो क्या ड्यूटीज है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से। और इमरजेंसी तो हमने डिस्कस करा ही, अभी जर्मनी से हमने इसको अडॉप्ट करा। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा स्लाइड समझ में आ गई होगी। यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, जापान, रशिया, जर्मनी, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे उस समय के, डेवलप कंट्रीज थे, इनके कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, जो जो बेस्ट था इनके देश में, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताओ, पहले यहां तक क्लियर है? ऑल क्लियर? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आया हो प्लीज आस्क मी, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू मुस्कान, थैंक यू सुरभि, एंड यस व्हाट अबाउट अदर्स? लव्या को क्लियर है, ओके थैंक यू लव्या। कुमुद को भी क्लियर है, ओके ठीक है डन। ठीक है, तो होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, थैंक यू तशमीत। चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पर, अगली स्लाइड पर आते हैं। सो वेल,
अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ पार्ट्स क्या क्या है। देखो ध्यान से सुनना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक बुक की तरह है। जैसे बुक का आपने पहला पेज ओपन किया तो फर्स्ट पेज में प्रीफेस, इंट्रोडक्शन। सेकंड पेज जब ओपन करोगे तो एक इंडेक्स आता है ना बुक में कि भाई ये चैप्टर पेज नंबर इतने से इतने, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर इतने से इतने। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं। तो अगर आप देखोगे तो कितने पार्ट्स हैं टोटल, 22 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में टॉपिक है और उसके आगे उसके आर्टिकल्स को मेंशन किया हुआ है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे से कहो सर मुझे ना फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, तो मैं कहूंगा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलो, इंडेक्स में जाओ और देखो फंडामेंटल राइट्स कहाँ है। तो आपने कहा सर मैंने देखा है फंडामेंटल राइट चैप्टर नंबर 3 में है। इसको मैं लेमैन लैंग्वेज में चैप्टर बोल रहा हूँ, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है पार्ट्स। तो आपने कहा सर चैप्टर नंबर 3 है, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा आगे क्या लिखा है, आपने कहा सर आगे लिखा है 12 से 35। तो मैंने कहा बस सिंपल, आर्टिकल 12 से 35 तक रीड करो, आपको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में फुल नॉलेज मिल जाएगी। तो एक तरह से लेमैन लैंग्वेज है, पेज नंबर 12 से पेज नंबर 35 तक आप गो थ्रू करो और आपको फंडामेंटल राइट्स ऑल क्लियर हो जाएंगे। तो बड़ा सिस्टमैटिक बनाया हुआ इन बेचारों ने कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीधे सीधे चैप्टर्स हैं, उनके अंदर टॉपिक्स हैं, टॉपिक के आगे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल पढ़ो चैप्टर क्लियर, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी हमें क्या पता होना चाहिए, तो अभी हमें ये पता हो कि 1950 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया या एग्जीक्यूट किया, जो मैंने आपको बताया था, कोई आइडिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब फ्रेम कर लिया था, वो डेट या ईयर क्या था व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड, और वी कैन से फुली फ्रेम्ड एग्जीक्यूट तो हमने 26 जनवरी में किया 1950, बट हमारा बन कब चुका था ये कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो लव्य ने आंसर दिया 26 नवंबर 1949। और होप बाकी स्टूडेंट्स एग्री होंगे लव्य के आंसर से, भूमि गुप्ता भी एग्री है बिल्कुल, एंड अदर स्टूडेंट्स भी। कुमुद ओके, क्षितिज ने आंसर दिया 26 जनवरी 1949। नहीं, ये तो बड़ा ब्लंडर आंसर दे दिया है। इसका आंसर 26 नवंबर 1949 है। राइट साक्षी, करेक्ट है, वेरी गुड, राइट। तो 26 नवंबर 1949। तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चैप्टर्स थे, 22 चैप्टर्स थे। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, 22 चैप्टर्स थे, 395 टोटल हमारे आर्टिकल्स थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, शायद मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, और 8 शेड्यूल्स। 8 शेड्यूल्स का मतलब कि की पॉइंट्स हमने कुछ निकाल के अलग कर दिए, जस्ट कि ये इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग थी, 22 चैप्टर्स, 395 पेजेस एंड 8 लिस्ट और शेड्यूल्स, यानी 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन है, थोड़ा सा आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ज्यादा उलझना नहीं है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है। ये तो मेरा आज का टारगेट ही है क्लास का, मैं यहाँ तक कोशिश करूंगा कंप्लीट करूं। फिर जब हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि किस चैप्टर में क्या मेंशन है। तो एज सच कोई रट्टा नहीं मारना, वो हम क्लासेस के ड्यूरेशन में ही हमें आइडिया लग जाएगा, पढ़ पढ़ के याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आगे मूव करता हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी हाँ, लेकिन इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो इलेक्शंस है ना, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कौन होता है, उसके क्या टारगेट हैं, कैसे वो नेशनल पार्टी बनाता है, कैसे स्टेट पार्टी बनाता है, कैसे वो सिंबल अलॉट करता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स। इलेक्शन कमीशन में कौन चेयरमैन होता है, उनका टेन्योर, उनका एज रिटायरमेंट की, वो अगर आप देखोगे तो पार्ट 15 है, देखो। और ये 324 से 329 आर्टिकल तक पूरा इलेक्शन कमीशन एक्सप्लेन है। तो अगर आपको ये जानना है कि यार ये इलेक्शन कमीशन का क्या फंक्शन है, क्या काम है, क्या इसकी पावर्स हैं, तो आप आर्टिकल 324 से 329 पढ़ो और आपको ऑल सेट, ऑल क्लियर, करेक्ट। लेकिन अब मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, एक, हाँ, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो आप देख लो, मेरे ख्याल से अगर आप इसे काउंट करोगे तो ये पार्ट 18 में आ रहा है, इमरजेंसी। तो हमारे यहाँ पर थ्री टाइप्स की इमरजेंसी लगती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये मैं इमरजेंसी के टॉपिक में आपके साथ इन तीनों 3 टाइप्स की इमरजेंसी को डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 352 आर्टिकल से 360 इमरजेंसी प्रोविजंस मेंशन है, करेक्ट। खैर, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, जरा ध्यान से देखना। आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं आपको इधर भी ले चलता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे ना ये ट्रिक्स हैं याद करने की, जैसे यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी,
ये सब सब चैप्टर्स के इनिशियल लेके ना ये एक स्टोरी बनाई हुई है, ताकि आपको इस स्टोरी के इनिशियल से क्लिक कर जाए कि इस चैप्टर में ये पॉइंट है। तो खैर इतना हमें डीप नहीं जाना, आप लोगों के एग्जाम्स में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हो ये 4A, ये देख रहे हो 9A, स्पेशली 9A की बात कर रहा हूँ, एंड 14A, करेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो हमारे 22 चैप्टर्स थे, बाद में हमने 3 चैप्टर्स को ऐड किया, तो 25 चैप्टर्स हमारे मेन हो गए, जो एडिशंस है, एडिशंस की बात कर रहा हूं। तो 23, 24, 25। अब मैं आपको एक चीज और भी समझा दूं, अगर कैपिटल लेटर है जैसे ए कैपिटल लेटर, तो इसका मतलब होता है अमेंडमेंट्स। कोई भी क्लॉज जब हम ऐड करते हैं तो हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। अगर ये होता 4A, तो इसका मतलब था कि ये सिंस 1950 से एडिशन है। तो ये मैं आपको पहचान बता रहा हूं कि कैसे पता लगता है कि ये अमेंडमेंट का क्लॉज है, ये बाद में ऐड हुआ, उसमें कैपिटल अल्फाबेट्स यूज होंगे, राइट। और अगर स्मॉल लेटर्स है तो उसका मतलब वो 1950 से वो क्लॉज उसमें एडेड है, करेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो हमारे आर्टिकल्स जो हैं वो बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू 448 आर्टिकल्स हो गए थे, हमारे 25 चैप्टर्स हो गए थे, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया ही था कि हमने 12 लिस्ट कर दी, 4 लिस्ट हमने बाद में ऐड कर दी। तो ये अभी तक के, अभी की फिलहाल की ये समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। यानी टोटल चैप्टर्स 25 है, अब आर्टिकल्स 448 है, और शेड्यूल्स या लिस्ट कितनी है 12, करेक्ट। और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 22, 395, 8 शेड्यूल्स। तो आई थिंक होप यहां पर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके अपनी लिस्ट के बारे में। मैं आपको वो 12 लिस्ट समझा दूं कि वो लिस्ट क्या है, हर लिस्ट में क्या क्या चीजें मेंशन है। लेकिन फिर एक बार पूछ रहा हूं, यहां तक क्लियर है? कोई पॉइंट जो आपको ना समझ में आए हो प्लीज आस्क, और अदरवाइज विल मूव अहेड। चले, ओके, थैंक यू रिया, एंड होप बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर है। कोई कंफ्यूजन अगर हो तो पूछ लो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, लेकिन आपकी कंफ्यूजन, आपकी क्वेरीज जो है वो होनी नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू लव्या, ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब मैं लिस्ट आपको बता दूं पहले कि ये क्या ऐसी 8 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, और फिर वो 4 पॉइंट्स जो हमने ऐड किए वो क्या थे, वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट में क्या है, इंडिया के स्टेट्स और उनके टेरिटरीज को हमने फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन करा हुआ है। जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना, कोई आपसे पूछ ले, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई आपसे पूछ ले दीदी भैया, ये पड़ोस वाले बड़े दुखी करते हैं जब इनको पता लगता है ना एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं आईएएस की प्रिपरेशन करता था तो मेरे आस पड़ोस के जितने भी बच्चे थे ना, छोटे छोटे, ये आके उल्टे सीधे क्वेश्चन लाते थे, बताओ सबसे बुजुर्ग आदमी पूरे वर्ल्ड में कौन है। हमने सोचने लगता था, मैंने कहा यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो फिर वो बड़ा मजाक उड़ाते थे, ये क्या भैया आप तैयारी करते हो, आपको तो यही नहीं पता सबसे बुजुर्ग आदमी कौन है। पूछते सारे वाहियात क्वेश्चन थे जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं होते थे, लेकिन इंसल्ट तो होती थी जब उनके बच्चों के क्वेश्चन के आंसर आप ना दो। हाँ, ये रेडमी आपको 12 के 12 करने हैं याद, क्योंकि ये 12 बड़े इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जिस्ट है, अब जिस्ट में भी अगर हमने याद नहीं करा तो फिर काम खराब है ना। तो ये तो आप लोगों के लिए बनाई है भारत सरकार ने लिस्ट, कि कम से कम ये तो कर लेना। तो देखो फर्स्ट लिस्ट में क्या है, यूनियन एंड इट्स स्टेट, कितने स्टेट है, कितने यूनियन टेरिटरी है, वो पूरी लिस्ट हम पार्ट 1 में, हमने लिस्ट नंबर 1 में मेंशन करी। चलो ठीक है, सेकंड लिस्ट में क्या है, सेकंड शेड्यूल में हमने क्या मेंशन किया, सेकेंड लिस्ट में हमने मेंशन किया हुआ है लिस्ट द सैलरीज, यानी जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, जैसे पीएम है, प्रेसिडेंट है, सीजेआई है, गवर्नर ऑफ द स्टेट है, उनकी सैलरीज कितनी है वो हमने मेंशन करी है। थर्ड में ओथ, ये जो झूठी झूठी कस्में खाते हैं ना, कि मैं कसम खाता हूं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की कि मैं ये बनने के बाद ऐसा करूंगा, करते ही कुछ नहीं ऐसा वैसा। खैर, तो ये जो इनकी ओथ एंड एफर्मेशन है वो थर्ड लिस्ट में मेंशन है। अब ये फोर्थ लिस्ट क्या है वो देख लेते हैं। ये फोर्थ लिस्ट में राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन है। जैसे राज्यसभा में, चलो आपसे पूछ लेते हैं, कोई है स्टूडेंट जो बताए राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स है? हाउ मेनी सीट्स इन राज्यसभा, हाउ मेनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? यस, फास्ट।
245, वेरी गुड। नहीं, लव्या का आंसर सही है 245, ऋत्विक 286 नहीं 245 राज्यसभा में सीटें है। तो किस स्टेट से कितने राज्यसभा के एमपी आएंगे वो मेंशन करा हुआ है फोर्थ लिस्ट में। तो ये राज्यसभा के इलेक्शंस है ना, उनके एलोकेशन सीट, जैसे दिल्ली से 3 मेंबर्स राज्यसभा के, दिल्ली से 3 लेजिस्लेटिव असेंबली 3 एमएलएस को इलेक्ट करके भेजती है। तो वो कैसे राज्यसभा में आते हैं वो मैं राज्यसभा के टॉपिक में आपको बताऊंगा। अभी तो मैं खाली आपको ये बता रहा हूं कि पहली लिस्ट में कितने स्टेट्स कितनी यूटी, दूसरी लिस्ट में सैलरीज सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की, थर्ड लिस्ट में ओथ, इनकी ओथ और एफर्मेशन की लैंग्वेज, फोर्थ में मेंशन है, फोर्थ लिस्ट में राज्यसभा की एलोकेशन सीट, फिफ्थ में क्या मेंशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके कौन कौन से एरियाज, यानी कहां कहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, और सिक्स्थ में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन करेगा, वो मेंशन है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ लिस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, बस दैट्स ऑल। अभी आप इतना याद रखो। सेवेंथ लिस्ट में सिर्फ इतना, वही कॉन्करेंट लिस्ट जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, ऑस्ट्रेलिया से हमने अडॉप्ट करा, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट में कितने कितने सब्जेक्ट है वो सेवेंथ में। एट्थ में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। पर ये क्वेश्चन तो मुझे पूछना है आपसे हर हालत में, जल्दी बताओ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया कि ये हमारे यहाँ पर इतनी लैंग्वेजेस हैं, कुछ आइडिया है किसी को? हाउ मेनी लैंग्वेजेस? अगर आप कहो तो मैं मेंशन कर सकता हूं ऑप्शन। 22, ओके। कुमुद ने बोला है कि सर 22, चलो मैं फिर भी आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। 18, 19, 20 और 22 ये मेरे ऑप्शंस हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही बता दो फिर आंसर। सो भूमि ने भी बोला है 22, ओके। लव्या ने 22, सुरभि ने, साक्षी ने, कनिष्क, रिया शर्मा। वैसे कई बार कोई स्टूडेंट बड़े कॉन्फिडेंटली आंसर दे देना पहला, तो बाकी फिर सीधे सीधा जयकारा लगा ही देते हैं उसके पीछे कि चलो जय माता दी आगे बढ़ो। एंड लेकिन तश्मी तो बिल्कुल बिल्कुल ओके नहीं है इन सभी स्टूडेंट से, और उन्होंने बोला है 19। तो मैं आपको बता दूं कि तश्मीत ने जो आंसर दिया है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, और उसका राइट आंसर है 22। सो वेल, बिल्कुल सही है। 18 लैंग्वेजेस थी, 4 हमने ऐड करी थी 92nd अमेंडमेंट 2006 में, राइट। और इसमें हमने 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया था। तो प्लीज आप अपनी कॉपी पे मेंशन कर लो, बोडो, संथाली, संथाली, डोगरी, डोगरी, राइट, डोगरी एंड मैथिली, मैथिली। ये 4 लैंग्वेजेस को हमने, राइट, इन लैंग्वेजेस को हमने ऐड किया। तो बोडो नागालैंड में, संथाली झारखंड, डोगरी जम्मू कश्मीर और मैथिली बिहार। तो ये 4 लैंग्वेजेस को हमने ऐड किया 2006 से। हमारी 22 लैंग्वेजेस है, पहले 18 थी, 18 + 4 22 लैंग्वेजेस हो गई। कौन सा अमेंडमेंट नंबर? 92। देखो मैं आपको इतना बता दूं, टोटल अमेंडमेंट हुए 105 अभी तक, 105 टोटल चेंजेस करें कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हम लोग 10 से 12 अमेंडमेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। तो मैं बातों बातों में लेक्चर्स के थ्रू आपको ये 10 से 12 अमेंडमेंट्स रटवा दूंगा, याद करवा दूंगा क्लास में। जैसे मैंने अभी आपको एक याद करवा दिया आज, 42nd अमेंडमेंट प्रीएम्बल में हुआ, हमने 3 वर्ड्स को ऐड किया, है ना, एक अमेंडमेंट हमें याद हो गया आज। सेकेंड अमेंडमेंट मैंने आपको यहाँ पे आज ये याद करवा दिया। 92nd अमेंडमेंट लैंग्वेजेस का था, 18 से 22 लैंग्वेजेस हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा अपनी कॉपी पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने अमेंडमेंट्स हुए टोटल? 105, करेक्ट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। तो 8th क्लियर है। अब ये तो थी बेसिक जो हमारे थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे अमेंडमेंट्स 9th लिस्ट, 10th लिस्ट, 11th एंड 12th। तो बहुत सिंपल है, पहले मैं आपको इनके बारे में समझा दूं। अब जैसे जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ा, ईयर बाय ईयर, हमें जो जरूरत महसूस हुई हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा और अपने चैप्टर्स में ऐड करा, और वो इंपॉर्टेंट था तो हमने उसे लिस्ट में भी आगे अलग से मेंशन कर दिया। तो सबसे पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हमने किया। अब ये अमेंडमेंट क्या था? अमेंडमेंट था लैंड रिफॉर्म्स। अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, इसे जरा समझ लेना ध्यान से। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे आप ऐसे मान के चलो, दिल्ली मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, राइट। अब ये लाइन जा रही है दिल्ली मेट्रो, अब यहाँ पे नत्थू पान वाले की शॉप है।
अब भारत सरकार ने, डीएमआरसी ने इसके पान वाले की शॉप क्रेन से उठाई और ये उठा के रख दी किसी की छत पर। अबे नथु पान वाला सुबह आया, इसने देखा यार मेरी तो खोखा गायब है मेरा। इसने देखा यार बताओ मेरा खोखा इन्होंने सामने वाले की छत पे रख दिया। तो इसने जाके सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट के वायलेशन का केस डाल दिया। सॉरी, फंडामेंटल राइट के वायलेशन का केस डाल दिया कि सर इन्होंने मेरे, वो एक फंडामेंटल राइट है कि आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, 1905 है। अब केस शुरू हो गया, डीएमआरसी वर्सेस नथु पान वाला। अब पता चला जी 10 साल से केस चल रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट रुक गया और मेट्रो प्रोजेक्ट रुक गया, केस चल रहा है नथु पान वाले के साथ। तो ऐसे तो देश का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा भाई। जब भारत सरकार डेवलपमेंट करती है तो आपने देखा ही होगा भी, नितिन गडकरी ने कितने हाईवेज बना दिए। मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा था, नितिन गडकरी का, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे। वो बता रहे थे कि वैसे ऑन एन एवरेज हम 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन करते थे रोड का, लेकिन कोरोना के समय चूंकि सब कुछ बंद था तो मैंने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि कोशिश करो मैक्सिमम रोड कंस्ट्रक्शन करो, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, जल्दी बन सकती है ज्यादा रोड्स। तो वो बता रहे थे कि 30 से लेकर 40 किलोमीटर हमने पर डे रोड कंस्ट्रक्शन किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हाईवेज बन रहे हैं, किसी के खेत से सड़क जा रही है। अब वो पता चला किसान कर दे केस कि भैया नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगा, तो आपका तो प्रोजेक्ट रुक गया। तो भारत सरकार ने क्या करा, बाद में ये इस बात को समझा और हमने एक अमेंडमेंट कर दिया, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। यानी अगर कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए हमें कोई भी काम करना पड़ेगा, किसी की दुकान, किसी का मकान या कोई लैंड हमें लीज पे लेनी पड़ेगी, तो हम कर सकते हैं। हम ऐसा करने के लिए ओके है, कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे राइट का वायलेशन हो गया। तो ये अमेंडमेंट्स करके हमने सेट कर दिया, पहले ही लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि यहाँ पे आपके राइट्स काम नहीं करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। वैसे आप लोग क्या मानते हो, सही था या गलत था? आप लोग की क्या राय है कि ये अमेंडमेंट सही था या गलत था? व्हाट डू यू थिंक? ओके, सो कुमुद ने आंसर दिया है कि बिल्कुल सही था सर। एंड आई थिंक होप बाकी सब लोग भी एग्री होंगे कुमुद के आंसर से। और मुझे भी लगता है, मेरा भी अपना व्यू है, सही है, क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए फिर ये सब स्टेप उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर आप कैसे करोगे डेवलपमेंट, राइट? तो 9th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आप देख ही रहे हो, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन को वैलिड कर दिया गया 9th अमेंडमेंट। और ये कब हुआ? ये मैंने आपको बताया 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट। तो देखो अब हमने थर्ड अमेंडमेंट याद कर लिया आज, 42nd अमेंडमेंट हमें याद हुआ, 92nd और फर्स्ट अमेंडमेंट। अब आते हैं 10th अमेंडमेंट। अब ये 10th क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd अमेंडमेंट था 1985 में, राजीव गांधी ने किया, करेक्ट? अब ये क्या अमेंडमेंट था, मैं आपको इसका फिर से एक एग्जांपल दे दूं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कल को बीजेपी कांग्रेस सरकार आए और कांग्रेस सरकार कहे कि पुनीत जी आप हमारे टिकट पर अगले साल एमपी का इलेक्शन लड़ोगे, जो अप्रैल और मई में है, लोकसभा का। हमने सुना भाई आपका आस पड़ोस में बड़ा नाम है और स्टूडेंट्स आपको जानते हैं, आप इलेक्शन लड़ो। तो मैंने कहा ठीक है जी मैं लड़ लेता हूँ इलेक्शन, पर पैसे नहीं है मेरे पास। कहने लगे कोई बात नहीं, पैसा पार्टी खर्च करेगी, आप खड़े हो जाओ बस कांग्रेस की टिकट पे। मैं खड़ा हो गया, मेरे नाम के बैनर पोस्टर मेरे मोहल्ले में लग गए, पुनीत जी को सफल बनाए, इनकी सफलता आपकी सफलता होगी। खैर मैं इलेक्शन जीता। अब इलेक्शन जीतने के बाद मैं कांग्रेस का एमपी बन गया। बनने के बाद मोदी जी का या अमित शाह का मेरे पास कॉल आया, कहने लगे और पुनीत जी कैसे हो? मैंने कहा जी बहुत अच्छे। कहने लगे कि बधाई हो जी आप जीत गए, एमपी बन गए। मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। कहने लगे जी एक बात ये कहनी थी कि आपको तो पता ही है कांग्रेस का कोई भविष्य है नहीं, राहुल गांधी जी का आपको पता ही है, और आप देखो बीजेपी का कितना ब्राइट फ्यूचर है, तो क्यों नहीं आप बीजेपी में आ जाते? तो मैंने कहा कि सर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसे खाली तो नहीं आऊंगा। कहने के कोई बात नहीं जी, ये पकड़ो आप 20 लाख का चेक और आ जाओ आप बीजेपी में। मैंने 20 लाख का चेक लिया और बीजेपी में कल प्रातः 10 बजे से मैं बीजेपी का एमपी बन गया। अगले दिन लोकसभा का सेशन हुआ और मैं बीजेपी की तरफ से हो हल्ला कर रहा हूँ, उनके फेवर में बोल रहा हूँ। तो कांग्रेस ने मेरे को देखा, कांग्रेस ने कहा सर ये क्या? मैंने कहा सॉरी वो मैं आपको बताना भूल गया, कल रात को ही मैं ट्रांसफर हो गया, कांग्रेस से बीजेपी में चला गया। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सर ये तो धोखा है, मतलब हमने तो आपके नाम पे पैसा खर्च किया, आपको जिताया, आपके लिए स्ट्रगल करी, कैंपेन करी, और बीजेपी वाले सही रहे, उन्होंने आपको 20 लाख रुपए देके रेडीमेड एमपी ले लिया। इसको बोलते थे दल बदल। तो ये बड़ा होता था उस समय, बड़े करप्शन होता था, पैसे लेके पार्टी चेंज कर लेता था कोई भी एमपी कोई भी एमएलए।
तो राजीव गांधी ने 1985 में लॉ बना दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, यानी कोई भी एमपी या एमएलए जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज नहीं करेगा। इलेक्शन से पहले जिसको जहां जाना चला जाए, इलेक्शन जीतने के बाद अगर आपने पार्टी चेंज करी तो आपकी एमपी और एमएलए जो भी अगर आप होगे उसके सदस्यता मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। तो बड़ा फेमस था अमेंडमेंट, बड़ी तारीफ बड़ी प्रेज हुई इंडिया की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। 10th लिस्ट में हमने इसको ऐड किया है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, 52nd अमेंडमेंट 1985। तो ये आपको पता हो, करेक्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम देखें तो 11th अमेंडमेंट में हमने पंचायत ऐड किया, और ये 1973 के अराउंड 92nd अमेंडमेंट था हमारा, पंचायत सिस्टम। और 12th में हमने म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन, एमसीडी, जैसे अगर आप दिल्ली से हो तो आप लोग को पता होगा म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी के इलेक्शन होते हैं, वो हमने 1974 में 93rd अमेंडमेंट से 12th लिस्ट में इसको ऐड कर दिया, करेक्ट। तो ये हमारी 12 की 12 लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर है, ऑल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 11th लिस्ट में पंचायत, 12th में म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन, 10th में दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ, 9th में लैंड रिफॉर्म्स, करेक्ट। और इनके अमेंडमेंट्स भी, फर्स्ट अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट, 93rd अमेंडमेंट। सो होप यहां तक क्लियर है। पहले जल्दी से मेरे को चैट सेक्शन में मेंशन करो, क्या ये पॉइंट्स क्लियर है, शेड्यूल्स आपको क्लियर है, या कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो प्लीज मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सुरभि। एंड यस, व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर है? ओके, थैंक यू कुमुद, थैंक यू लव्या। ठीक है, चलो। तो रिया शर्मा ने भी बोला सर मेरे को क्लियर है। ओके, थैंक यू। चलो अब जल्दी से आगे चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस और करते हैं, फिर आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। तो आज शायद हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम कल भी, हमारी अब रेगुलर क्लास होगी मंडे टू सैटरडे। सो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ठीक है, ये शेड्यूल्स हैं, मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा, इसमें सब मेंशन है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये मैंने वो भी मेंशन करा हुआ यहाँ पर, तो अगर आपने नहीं भी नोट करा तो सब यहाँ पे मेंशन है, राइट। 52nd अमेंडमेंट 1985, ये 73rd अमेंडमेंट 1992, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल मैंने मेंशन करा, 74th अमेंडमेंट 1992, करेक्ट। सब मेंशन है नोट्स में। आपने अगर नहीं भी नोट करा तो कोई बात नहीं, नोट्स में मेंशन है। चलो ठीक है। और ये शेड्यूल्स का याद करने की ट्रिक है, अगर आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये शॉर्ट ट्रिक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से आप समझ ही गए होंगे, टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी, है ना, वो यूनियन टेरिटरी थी ना फर्स्ट लिस्ट में। ई स्टैंड्स फॉर एमोलुमेंट्स, मींस उनकी सैलरीज। ए मतलब वो एफर्मेशंस, ओथ एंड एफर्मेशंस। आर राज्यसभा था। एस से शेड्यूल एरियाज था। ओ से अदर शेड्यूल एरियाज। एफ से फेडरल प्रोविजंस, 3 लिस्ट। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से लैंड रिफॉर्म्स। डी से डिफेक्शन। टी से पंचायत। एम से म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद रख लेना, उनके टीयर बड़े निकाले कांग्रेस ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, 10 साल बेचारे कठपुतली बने रहे। खैर, तो बात ये है कि ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है 12 लिस्ट को याद करने की, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था, कुछ अमेंडमेंट्स की बात कर रहे थे ना, तो ये मैं आपको लास्ट 5 अमेंडमेंट्स बता रहा हूँ जो हमारे लास्ट 5 थे, जैसे 101, 102, 103, 104, 105। तो अभी मैं आज यहीं तक रखूंगा। ये अमेंडमेंट्स बताने के बाद मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछूंगा। तो पहले देख लेते हैं ये अमेंडमेंट्स क्या थे, लेटेस्ट 5, लास्ट 5 अमेंडमेंट्स। तो 101 हम सबको पता है, जीएसटी, जो मैंने अभी आपको बताया, 1 जुलाई 2017 में हमने जीएसटी को ऐड किया, कंट्री में एक नया टैक्स रिजीम आया। 102 अमेंडमेंट्स था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इससे पहले ना हमारे पास 2 नेशनल कमीशन थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस जैसे होता है ना ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए हमारे लिए कोई नेशनल कमीशन नहीं था। सो वी फॉर्म्ड, वी एस्टैब्लिश नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विद 102nd अमेंडमेंट 2018। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ईयर नहीं भी याद करना, वैसे याद करने लायक कुछ है नहीं, लाइन से 5 है, 17, 18, 19, 20, 21, राइट। ये लाइन से एक एक ईयर में एक एक अमेंडमेंट्स हुआ है। तो 101, 102, 103, 104, 105। सो 101 जीएसटी, 102 बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन, 103
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अगर आपको याद हो 10% मोदी जी ने रिजर्वेशन दी था जनरल कोटे में रिजर्वेशन। अब जनरल कोटे का जो बेचारा वीक सेक्शन है, अब हर जनरल कोटा अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा बिरला तो नहीं है ना। जनरल कोटे में मिडिल क्लास, उससे भी लोअर मिडिल क्लास, लेकिन बेचारे को कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर वो SC ST नहीं है और जनरल कोटे में हो तो फिर आपके लिए स्ट्रगल है। तो मोदी सरकार ने कहा कोई बात नहीं, जनरल कोटे वालों को भी 10% रिजर्वेशन देंगे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो 103 अमेंडमेंट था, बड़ी प्रेज हुई सरकार की। 104 अमेंडमेंट था जिसमें हमने बहुत बड़ा धमाका किया। मोदी सरकार ने लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे, 2 एंग्लो इंडियंस, ये बंद कर दिया कि अब कोई एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं करा जाएगा। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जब अंग्रेज कभी गए तो कुछ अंग्रेज यहाँ रुक गए, उन्होंने इंडियन फीमेल से मैरिज कर ली, तो उनके जो बच्चे पैदा हुए वो जॉनसन और सरिता के प्रोडक्ट थे, तो वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं, है ना। जैसे पिता कौन है? अंग्रेज, माता कौन है? कोई इंडियन महिला, तो उनको एंग्लो इंडियंस बोलते हैं। तो अब वो कभी इलेक्शन में खड़े हो तो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि वो उतनी पॉपुलेशन नहीं है। तो एक प्रोसीजर बनाया था कांग्रेस ने कि उस कम्युनिटी से 2 लोगों को हम नॉमिनेट कर देंगे, और ये कई सालों से ट्रेंड चला आ रहा था। हर लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे ताकि उनकी कोई समस्या हो तो ये 2 एंग्लो इंडियन उठा ले। लेकिन अब काफी चेंजेस आ गए, अब वो एंग्लो इंडियन भी रच बस गए हिंदुस्तान में। अब वो देखने में ऐसा लगता नहीं कि वो एंग्लो इंडियंस हैं। तो मोदी सरकार ने मना कर दिया कि कोई नॉमिनेशन नहीं होगा, वो सब इंडियंस ही हैं अब। तो एंग्लो इंडियन हमने खत्म कर दिया इस अमेंडमेंट से। और SC ST को जो रिजर्वेशन देते हैं, वो आप ये बात ध्यान से सुन लो, बहुत सारे स्टूडेंट को शायद ये गलत फहमी है कि ये परमानेंट रिजर्वेशन है SC और ST की। ऐसा नहीं है। SC ST की लोकसभा में 10 सालों के लिए हम हर बार इंक्रीज करते हैं। तो अभी हमने 70 ईयर्स टू 80 ईयर्स, हमने अगले 10 सालों के लिए यानी 2020 से लेकर 2030 तक हमने उनको रिजर्वेशन दिया है। SC ST को लोकसभा में, जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं ना, उसमें रिजर्व सीट होती है ना, कि यहाँ से SC कोटा खड़ा होगा, यहाँ से ST खड़ा हो सकता है, वो हमने 10 सालों के लिए रिजर्वेशन उनकी एक्सटेंड कर दी। तो 104th अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट 105th अमेंडमेंट क्या था वो आप देख लो यहाँ पर। 105th इतना था कि स्टेट को परमिशन दे दी कि वो अपनी OBC लिस्ट बना सकता है। जैसे अब गुजरात है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, है ना, एंड कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो उनको पता है उनके यहाँ पे कौन कौन OBC है, किस कास्ट को OBC वो मानते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला चलो मैं इस खिलारे में नहीं पड़ती, आप अपने हिसाब से, आपको जो लगता है कि ये मेरे यहाँ का ये OBC है, बैकवर्ड कास्ट है, आप उसकी लिस्ट बना के हमें दे दो। तो स्टेट को राइट दे दिए OBC लिस्ट बनाने के स्टेट वाइज। तो ये 105th अमेंडमेंट है। तो मेरे ख्याल से ये लिस्ट अब आपको ऑल क्लियर है। 101 GST, 102 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, 103 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन, 104 एंग्लो इंडियन को मना कर दिया, कोई नॉमिनेशन नहीं होगा, और SC ST की रिजर्वेशन बढ़ा दी लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन में 10 सालों के लिए, और स्टेट असेंबली के इलेक्शन में भी। और 105 स्टेट OBC लिस्ट बना सकता है, करेक्ट। तो ये हमारे अमेंडमेंट्स हैं लेटेस्ट। तो आज मैंने काफी सारे अमेंडमेंट्स आपके साथ डिस्कस किए, मैंने आपको पार्ट्स बताया, प्रीएम्बल बताया। होप यहाँ पे क्लियर है सब कुछ। क्या मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लूं, अगर आप लोग रेडी हो? इफ परमिशन ग्रांटेड, Yes, sir. ask some questions of today's topic related to today's topic. कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लो, उसको क्लियर कर लेते हैं पहले। ओके, थैंक यू मनस्वी, थैंक यू। तो ठीक है, मनस्वी की तरफ से ग्रीन सिग्नल है। अब हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर। बाकी स्टूडेंट्स ने भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा उनको आज का टॉपिक। चलो ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। ठीक है, ये बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट है वो अभी मैं कल डिस्कस करूंगा। आई विल डिस्कस टुमारो, करेक्ट। सो राइट। ओके, सो प्लीज इस क्वेश्चन को पढ़ो और जल्दी से इसका आंसर दे दो फटाफट। इससे मुझे पता लगेगा कि कितना सिंसियरली आपने सेशन अटेंड किया। और क्वेश्चन नंबर प्लीज मेंशन करना। ओके, सो मनस्वी सूद का आंसर है क्वेश्चन नंबर 1D, सुरभि C, भूमि C। ओके, एंड यस, व्हाट अबाउट अदर्स?
कनिष्क मान्या ने आंसर दिया है, कनिष्क यशिका ने आंसर दिया, हरमन ने आंसर दिया है, ठीक है। चेक करते हैं। लव्य का आंसर है सी। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं आप लोग सही है या गलत। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बेडेड द वैल्यूज ऑफ इन इट्स प्रियम्बल, देयरफॉर द प्रियम्बल emanates lights that glitters all the articles of the Indian constitution। ठीक है, साउंड गुड है। अंश ने बी बोला है, साक्षी शर्मा ने सी। इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं ये तो मुझे गलत लग रहा है। इट इज ओनली द सोल of the constitution and preamble cannot be amended। no, preamble can be amended, right? अभी हमने करा ही था डिस्कस। तो करेक्ट बताना है, ठीक है। अगर करेक्ट बताना है तो फिर तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से ओनली वन, एंड आंसर होगा डी। तो आई थिंक होप उन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा जिन्होंने बी, सी या ए आंसर दिया, और उनके लिए क्लैपिंग जिन्होंने डी आंसर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। जल्दी से बताओ, देखो इसका आंसर। ओके, सो भूमि ने आंसर दिया है 2A, अंश, तनिष, तनिषा, कुमुद, ओके, एंड यस लव्य का भी आंसर आया है, ठीक है। और बाकी देखते हैं, मान्या और कनिष्का महाजन ने भी आंसर दिया है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ आप लोग सही है या गलत। ब्रह्मजोत कौर का भी आंसर है, सुरभि का आंसर आया है बी फॉर बॉम्बे। ओके, लेट मी चेक। 101 इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो मेरे ख्याल से क्लियर है, साउंड गुड है मनस्वी। आपने आंसर 2A दिया है, देखते हैं आप सही है गलत। एंड रिमूव द रिजर्व सीट्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा 102, 102 में, अच्छा ठीक है। 103 में 10% रिजर्वेशन तो मुझे क्लिक कर रहा है, एंड मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये शायद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड जो है वो ऐसे था, एंड 102 मेरे ख्याल से ये था, ये इंटरचेंज हो गए। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 1 और 3 मुझे करेक्ट लग रहा है, लेकिन नॉट करेक्ट मुझे चूज करना है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से बी होगा। एंड होप मैं सही हूँ। मैं यहाँ पे आंसर शीट में भी चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल करेक्ट है जी। 2 और 4 इसका राइट आंसर है, 2 और 4। सो आई थिंक होप उन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, काफी सारे स्टूडेंट ने बी फॉर बॉम्बे, और बाकी को समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर बी है, क्योंकि नॉट करेक्ट मुझे चूज करना था। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, तो प्लीज गिव द आंसर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो वेन लव्य का आंसर है 3D। ओके, एंड ओके, सो विदिता बजाज का आंसर है 3B। ओके, तश्मीत सी, कनिष्क महाजन सर डी। ओके, एंड यस लेट मी चेक अदर। मनस्वी ने बोला है डी, भूमि डी, शिखर डी, सुरभि डी। ओके, एंड यस यस यस। चलो ठीक है, मैं आंसर बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले इसका राइट आंसर देखते हैं। 9 शेड्यूल डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील एंड लैंड रिफॉर्म्स, तो मेरे ख्याल से ये तो साउंड गुड है। फर्स्ट अमेंडमेंट 1953 नहीं, 1951 था, सो दैट्स व्हाई रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ये। 10 शेड्यूल, दिस शेड्यूल वाज एडेड 62nd, नो 52nd अमेंडमेंट था। एंटी डिडक्शन है, बिल्कुल सही है, लेकिन अमेंडमेंट ईयर नंबर गलत है, इसलिए रॉन्ग हो गया ये, राइट, दैट्स व्हाई रॉन्ग। और चूंकि मुझे करेक्ट चूज करना है, तो इसका आंसर होगा सी। सो आई थिंक होप मैक्सिमम स्टूडेंट समझ गए होंगे जिन्होंने आंसर डी दिया है कि इसका आंसर होगा सी, करेक्ट है, राइट। तो काफी सारे स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया शायद इसका, सो सी, राइट। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो ठीक है, गुड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? राइट, सो प्लीज गिव द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 4, खैर इस क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी इसका आंसर हाईलाइट है, लेकिन एक बार आप देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हाईलाइटेड आंसर सही है या गलत। तो आप लोग एक बार ये देख के बताओ कि क्या क्वेश्चन नंबर 4 का हाईलाइटेड आंसर करेक्ट है या नहीं।
आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है कि सी करेक्ट आंसर है या नहीं इस क्वेश्चन का। Okay, so waiting your answer. ओके 4E। अच्छा, तो लव्य ने बोला कि सर आंसर 4E होना चाहिए इसका, ठीक है। ओके, सो ओनली वन स्टूडेंट गेव आंसर, ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। सो ओनली लव्य गेव आंसर, तो ठीक है, चेक करते हैं। देखो, तो सबसे पहली बात 11th शेड्यूल में मैंने आपको बिल्कुल बताया म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन तो नहीं है। 11th शेड्यूल में हमने पंचायत सिस्टम को ऐड किया, तो ये रॉन्ग हो गया। लेकिन हाँ, 11th शेड्यूल ऐड हुई है 73rd अमेंडमेंट 1992 से, बिल्कुल करेक्ट है। 12th शेड्यूल में पंचायत नहीं है, म्युनिसिपैलिटीज है, इस वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग है। यस Sir, didn't you tell that 11th schedule was added by 92nd Amendment 1973? हाँ, लेकिन 11th शेड्यूल के बारे में ये बोल रहा है, तो 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट 1992 से ऐड हुई, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन 11th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज है, इस वजह Okay, से sir. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। करेक्ट। 12th शेड्यूल में पंचायत नहीं है, इस वजह से रॉन्ग है। लेकिन 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट 1992 से ऐड हुई है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है मैं आपको बताऊंगा। 92 में ये हो गया था, 93 में ये एग्जीक्यूट हुआ था, राइट। और ऐसे ये 92 में हो गया था, 93 में एग्जीक्यूट हुआ, 92 में ये हो गया था, 93 94 में एग्जीक्यूट हुआ था। तो उस सेंस में अगर मैं देखूं तो 1 and 3 नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट हो गए। एंड 1 and 3 and 2 and 4 हमारे करेक्ट है। लेकिन हाँ, चूंकि मैंने अभी आपके साथ ये डिस्कस नहीं किया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जितना मैंने आपके साथ बताया, तो उस हिसाब से बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि अभी इसका आंसर नॉट करेक्ट का मतलब क्या हो गया, ऑल नॉट करेक्ट है। तो बिल्कुल लव्य, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर होगा 4E, राइट। क्योंकि यहाँ पे अभी जितना मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग अभी हम इसको रॉन्ग कंसीडर करेंगे। तो 92 दोनों का ईयर अभी गलत है, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। तो इसके बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो वेल, थैंक यू वेरी मच। होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज की क्लास, जो भी हमने डिस्कस किया। एंड विल मीट टुमारो एंड विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू। Thank you, sir. ओके।